एक लड़की जो अपने पूरे परिवार को छोड़कर आंखों में कई सपने सजाए शादी के बाद घर से विदा होती है। वो सपने तब टूट जाते हैं जब ससुराल पहुंचते ही लड़की को खुशियों के बजाय दुखों का सामना करना पड़ जाए। ऐसे ही एक मामला है झांसी के मऊरानीपुर का, जहां ससुराल पहुंची नई दुल्हन को 12 दिनों के अंदर ही उसके पति ने कम दहेज लाने की वजह से मारना पीटना शुरू कर दिया और आए दिन उसको दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा। लड़की ने जब अपने पति की इस बेरहमी की बात अपने घर वालों से बताई तो उसके घर वालों ने समझा बुझा कर कुछ दिनों बाद उसको उसके ससुराल वापस भेज दिया, लेकिन दोबारा लड़की के परिजनों को उसके मरने की जानकारी मिली। आखिरकार फिर समाज में दहेज के लोभियों ने एक मासूम को मौत के घाट उतार दिया। हमें आपका कैलाश। ये घटना हुई है, ये कौन थी आपकी? मेरी बेटी थी। क्या घटना हो गई है? मेरी बेटी का गला दबा कर दबोच करके मार डाला। किन लोगों ने? राजेश सनवा ब्रजभूषण। किस गाँव? सजवा। किस कारण मार डाला? पैसा के कारण। और मांग करते थे क्या? उन्हें 8-10 लाख रुपए दिए, 6 लाख और मांग 15-16 तारीख में 6 लाख रुपए और न देने से मेरी बेटी को हत्या कर दी गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर नीरज कुमार है, पिताजी का नाम कैलाश है। और अभी जो 9 तारीख में मेरी आरती दीदी की शादी हुई, जो 8 लाख रुपए नगद दिए और काफ़ी मतलब पैसा दहेज का सामान मांग रहे थे और मतलब सामान ना देने के कारण मतलब और इन लोगों ने फांसी मने गला दबाकर मार दिया। झांसी के मऊरानीपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर की विधानसभा हुसैनगंज के ग्राम अफोई चौराहे पर समाजवादी पार्टी युवजन सभा के जिला अध्यक्ष जेपी यादव ने समिति का गठन करते हुए विवेक यादव को ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया और स्वागत समारोह में शामिल होकर पार्टी को मजबूत करने पर बल दिया। इस मौके पर सपा के विधानसभा महासचिव राम बाबू यादव, नईमुल्ला गजनफर, अतुल यादव, अवधेश यादव के साथ कई लोग मौजूद रहे। हमारी बहन बेटी की आबरू की रक्षा करते रहें, हमारे नौनिहालों के शिक्षा और स्वास्थ्य की जागरूकता फैलाते रहें। हमको ऐसी लड़ाइयों और ऐसे विचार करना पड़ेगा साथियों। अगर विचार नहीं किया तो आने वाले पंचायत इलेक्शन से एक मैसेज जाने हैं। 2022 अब दूर नहीं बचा है। आज ये दिसंबर है, दिसंबर का आखिरी पखवाड़ा चल रहा है। आखिरी पखवाड़ा चल रहा है। अगले साल इसी दिसंबर से चुनाव की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। सूचना जारी हो चुकी होगी, डेटें आ चुकी होंगी और प्रथम सप्ताह फरवरी का चुनाव की पहली डेट होगी। समय हमारे पास मुश्किल से 300 दिन बचे हैं। इन्हीं 300 दिनों में हमको दूषित मानसिकता के आरएसएस के जैसे लोगों, भारतीय जनता पार्टी जैसे बहुरूपियों से लड़ाई भी लड़नी है। हमें ऐसे समाजवादी साथियों का साथ भी देना है, उनको पंचायत इलेक्शनों में भी जिताना है और 2022 के विधानसभा को नज़र पे रखते हुए उसमें इतनी ऊर्जा, इतनी ताकत भर देना है कि कोई भी संगी आकर के हमारी उस ऊर्जा के सामने टिक न सके, खड़ा ना हो सके। और जो ये युवा है, छोटी छोटी कमेटियां गठित हो रही है, ब्लॉक से लेकर के, विधानसभा से लेकर के, जिले स्तर से लेकर के सेक्टर और बूथ, इनके साथ आपको अपने कदम बढ़ाने होंगे, इनका साथ देना होगा, इनको सही सलाह और सही मशवरा, सही सुझाव देने होंगे, तभी हम लोग इन बहुरूपियों से लड़ पाएंगे। नहीं तो इन्होंने कहीं से भी बाबा साहब के उस कानून को छोड़ा नहीं है, उस संविधान की किताब को इतना तोड़ मरोड़ दिया है, पूरे लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया है कि आने वाला कुछ ही समय बाद आज आपको मानसिक गुलाम बनाया है। आपको ड्रामा दिखा करके, बहुरूपियापन दिखा करके, आपसे वोट लेकर के वो सत्ता में बैठ चुके हैं और उस लोकतंत्र की संस्था को ख़त्म करके सामाजिक ढांचे और उस ताने बाने को पूरा तहस नहस कर दिया इन्होंने। इनको न्यायपालिका में भरोसा नहीं है, इनको सामाजिक संगठनों में कोई भरोसा नहीं है,
ये सिर्फ लोकतंत्र की जगह राजतंत्र करना चाहते हैं। और अगर हम आज नहीं विचार किए, आज नहीं सुधरे, तो कुछ ही समय में हम उनके गुलाम होंगे। बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में अपनी ज़मीनें उनको दे चुके होंगे, और या तो हम आत्महत्या कर चुके होंगे, या उनकी गुलामी करके उन्हीं अपनी खेती को बेच करके अपनी खेती में गुलामी कर रहे होंगे, और फसल उगा करके उनको दे रहे होंगे, अब वो हमको दिहाड़ी दे रहे होंगे। लेकिन अगर अब बहुत कम समय बचा है, इन 300 दिनों में हमारे पास लक्ष्य बहुत बड़ा है, काम बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम लोग अपने आप में परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे का चेहरा देखने का प्रयास कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े तो हम भी पीछे चले। अब हर व्यक्ति को आगे बढ़ने की सोचना होगा, तभी हम अपनी बहन बेटी की आबरू बचा सकेंगे, अपने नौनिहालों को शिक्षित और रोजगार दिला सकेंगे। फतेहपुर से ताज आब्दी के साथ जैगम हुसैन की रिपोर्ट। यूपी की राजधानी लखनऊ में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां जमीनी विवाद के चलते बेटों और पोतों ने मिलकर अपने पिता और सौतेली मां को मौत के घाट उतार दिया। मिली जानकारी के अनुसार दूसरी पत्नी के कहने पर बुजुर्ग व्यक्ति अपनी जमीनें बेचना चाह रहा था, जिसके चलते बेटों और पोतों ने इस घटना को अंजाम दे डाला। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बीती रात्रि घटना है और घटना करीब रात्रि 9:30 बजे से 10 बजे के बीच की है, जिसकी सूचना हम लोगों को कंट्रोल रूम के माध्यम से रात में करीब 1 बजे के आसपास मिली है। जिनकी हत्या की गई है वो है, एक है रामदयाल, जिनकी उम्र 70 साल है, और दूसरी शांति देवी, इनकी उम्र 60 ईयर्स है। रामदयाल शांति देवी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। रामदयाल की अपनी पत्नी जीवित है। उनके रामदयाल के 5 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। वो लोग अलग रहते हैं। जो हत्या का कारण ज्ञात हुआ है वो ये है कि रामदयाल जिस महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, यानी शांति देवी के साथ, वो उसके कहने पर अपनी बेशकीमती जमीन बेच रहे थे। रामदयाल के पास कुल 2 बीघा पक्का जमीन है। उस 2 बीघा जमीन में से 6.5 बिस्वा जमीन, जो काफी बेशकीमती है, इटौंजा में सड़क के किनारे बाग के रूप में है, उसका इन्होंने सौदा किया था करीब 57 लाख में। इस 57 लाख में 11.5 लाख इनके खाते में आ चुके थे और 4 लाख इनके, ये जो महिला थी जिसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, उसके बेटे हैं मोनू, उनके खाते में आ चुके थे। इस बात से रामदयाल के जो पहली पत्नी से जो 5 बेटे हैं, उनको काफी नाइत्तेफाकी थी और विवाद चल रहा था कुछ दिनों से। वो लोग इसको बार बार कह रहे थे कि आप हमारी जमीन मत बेचो, आप बेच दोगे तो हम, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। कल रात भी इनके ये 3 बेटे, रामदयाल के पहली पत्नी के 3 बेटे और एक अन्य बेटे के 2 बेटे, माने 3 बेटे और 2 पोते यहाँ आए, समझाने बुझाने का प्रयास किए। बताया जाता है कि इस बीच उस महिला ने, जो शांति थी, उसने ये कहा कि अभी ये जमीन क्या बेची है, अभी तो हम सारी जमीन बेच के करके बेच लेंगे, सारा पैसा बेच लेंगे। इसी उत्तेजना में आकर के, गुस्से में आकर के, आक्रोश में आकर के इन लोगों ने इन दोनों व्यक्तियों की, मैंने अपने पिता की और पिता की दूसरी महिला की, शॉल से गला दबा के हत्या कर दी। पुलिस खबर मिली, पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए सभी 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा पंजीकृत हो चुका है, आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ से केकेरी न्यूज संवाददाता विनय मिश्रा की रिपोर्ट। सिद्धार्थनाथ सिंह की खुली चुनौती को स्वीकार करते हुए दिल्ली के शिक्षा मंत्री व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज लखनऊ पहुंचे, जिनका कहना था कि सिद्धार्थनाथ की चुनौती मानकर वो यहां बहस करने के लिए आए। आगे बोलते हुए कहा कि यूपी नेताओं के मुंह से शिक्षा स्वास्थ्य की बात सुनकर अच्छा लगा। पहली बार यूपी में इन मुद्दों पर बात हो रही है जिन पर वाकई में सुधार जरूरी है। और कहा कि यूपी के लोग दिल्ली मॉडल देख चुके हैं, आप केजरीवाल के मॉडल को यूपी में मौका दीजिए। आप कांग्रेस, सपा, भाजपा, बसपा सबको भूल जाएंगे, सिर्फ केजरीवाल मॉडल ही आपको याद रहे। बौखलाए हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने से। जवाब तो सही दीजिए, पॉइंट पे आ रहा हूं। जवाब आपका वाला तो नहीं दूंगा ना मैं। आपका सवाल आ गया, आप जवाब मेरा सुन लीजिए। आप सुनने के लिए थोड़ा धैर्य रखिए दोस्त। सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद से बेचारे इतने बौखलाए हुए हैं, इतने बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं कि उसके बाद फोटोशॉप की दुकान में गए, वहां से एक फर्जी खबर निकाल दी, एक पुराना स्कूल उठा लाए, कहीं से कुछ और डेटा उठा लाए। कब कहा था केजरीवाल जी ने? ये कब कहा था?
वही तो पूछ रहा हूँ। तो सिद्धार्थनाथ सिंह जी तो जो बोल रहे हैं झूठी बोल रहे हैं। बोले मैं बहस को तैयार हूँ, आज बहस के लिए नहीं आए। बोले इनके स्कूल देखो 2016 की तस्वीरें लगा दी। बोले केजरीवाल जी ये कह रहे थे, बताओ कब कहा था। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने चुनौती दी है कि हम उत्तर प्रदेश में जाकर चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश के लोगों की बिजली पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, उसी बड़ी आबादी पर काम करेंगे जिसकी बड़ी होने का बहाना योगी मॉडल में ढूंढ रहे हैं लोग। तो हम जम के चुनाव लड़ेंगे और उम्मीद है कि इस बार अगर 1 साल में काम नहीं हुआ यहाँ पे और तो उत्तर प्रदेश के लोग बता देंगे कि उनको केजरीवाल मॉडल की गवर्नमेंट चाहिए। काम नहीं किया, आज डिबेट की चुनौती दे के भाग गए। आज संजय सिंह जी बैठे हैं यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में 4 साल से जिस तरह की सरकार योगी जी ने चलाई है, उसकी खामियां बताने से लेके, उसके कुकर्म गिनाने से लेके, उसकी तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने तक केवल और केवल आज एक ही पार्टी ने विपक्ष की भूमिका निभाई है। बाकी सारा विपक्ष सोया हुआ है और वो है आम आदमी पार्टी। पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के तानाशाही के खिलाफ अगर कोई आदमी बोल रहा है तो केवल एक आदमी बोल रहा है, उसका नाम है संजय सिंह। आज संजय सिंह बोल रहे हैं खाली। अब आज ये तो आए नहीं, जाहिर है ये कुछ दे नहीं सकते, आएंगे क्या। ये आज फेल हो गए, आज पूरी तरह से फेल हो गए। अब मैं चाहूंगा कि पत्रकार साथियों में से भी और आम आदमी में से भी जो यहाँ उपस्थित हैं, अभी यूपी मॉडल वर्सेस केजरीवाल मॉडल की बहस चल रही है। हमारी तरफ से तो चल रही है, वो भाग गए तो भाग गए। अगर आपके कुछ सवाल हो तो हम जवाब देंगे। लखनऊ से केकेडी न्यूज संवाददाता विनय मिश्रा की रिपोर्ट। यूपी की राजधानी लखनऊ में व्यापार मंडल अध्यक्ष सुजीत पांडे की हत्या को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो गए, जिसकी वजह से आज व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर जुलूस भी निकाला था। इसी के मद्देनजर मंगलवार को सपा मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मृतक पांडे के परिजनों से बात कर क्षेत्रीय विधायक अमरीश सिंह पुष्कर के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भेजकर पूरी जानकारी हासिल करने का निर्देश दिया और मृतक के परिजनों से बात कर पूरी जानकारी हासिल करते हुए पता चला कि वे पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है, जिस पर साजिशकर्ताओं को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने और सजा दिलाने में सहयोग किए जाने की मांग की गई। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष नवनीत सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, प्रधान हरिशंकर रावत, नितुल शर्मा, मोहम्मद रईस सहित कई लोग मौजूद रहे। नहीं लग रही है, 24 घंटे पूरे होने को है, लेकिन सरकार द्वारा भी, प्रशासन द्वारा अभी तक किसी को, समाजवादी पार्टी ने वो हम सब के विधायक की हैसियत से और उनके चूँकि हमारे इतने नज़दीकी उनसे रिश्ते थे, तो निश्चित तौर पे अगर इन्होंने जल्द ही कोई खुलासा नहीं किया गया तो समाजवादी पार्टी के विधायक होने के नाते और व्यापार मंडल के चूँकि अध्यक्ष थे और पूरे व्यापार मंडल को साथ लेके हम लोग सड़क जाम करने से लेकर सब कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। आज परिवार से आप मिले, प्रतिनिधि मंडल आपका आया था, क्या लगता है कि परिजनों से मिलने के बाद और बाकी अगर देखा जाए तो लगातार हत्याएं हो रही, पिछले साल भी हुई, पूरनपुर में भी हुई, अभी भी हाल ही में पिछले हफ्ते भी एक शव मिला, तो लगातार जो हत्याएं हो रही हैं, क्या लगता है कि इस तरीके से कानून व्यवस्था को चुनौती मिलेगी? जब से कमिश्नरेट लागू हो गया, अपराधी बिल्कुल बेखौफ घूम रहे हैं। कहीं पे पुलिस जो है छोटे छोटे मामलों में चालान करने पे लगी रहती है, छोटे छोटे गरीबों का शोषण करने पे लगी रहती है, धन उगाही करने पे लगी रहती है। इस तरह के जो बड़े अपराधी हैं वो बेखौफ होकर घूम रहे हैं और दिन पे दिन इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम देते जा रहे हैं। उसी के तहत ये आप देख रहे हैं कि हमारे लोकप्रिय प्रधान जी की हत्या कर दी जाती है और अभी तक 24 घंटे बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। क्योंकि योगी सरकार जी के पूरे दावे, जितने भी दावे, सब महज कागजी हैं। पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। कानूनी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार आज एक प्रतिनिधिमंडल भी आज पीड़ित परिवार से मिला है आके, और समाजवादी पार्टी के विधायक होने के नाते हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं और आगे की रणनीति पूरा हम जो भी करना होगा पूरे परिवार को, एक तो आपके चैनल के माध्यम से मांग भी करते मैं सदन में भी उठाऊंगा, अगर इन्होंने नहीं दी उसके पहले पूरे परिवार को सुरक्षा दी जाए और जल्द से जल्द इस घटना को नहीं खुलासा किया गया तो हम लोग बिल्कुल सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। हर हाल में इस मामले का खुलासा होना चाहिए और सुजीत पांडे जी के हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मोहनलालगंज के समाजवादी पार्टी के विधायक अमरीश सिंह पुष्कर जी, जिनसे यादव के नेतृत्व में, मतलब उनके निर्देशानुसार एक समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल यहाँ मिलने भी पहुँचा था पीड़ित परिवार से। वहीं अगर बात की जाए तो मोहनलालगंज में अभी भी जो व्यापारी हैं उनके अंदर आक्रोश है। आज भी पूरा मोहनलालगंज बंद है और लोगों ने व्यापारी जी के निर्देश पर
समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज यहाँ पर सुजीत पांडे जी के आवास पर आया, जिसमें हमारे जिले के अध्यक्ष जयसिंह जैन जी, इस विधानसभा के विधायक पुष्कर जी और महानगर के अध्यक्ष सुशील जुत्थी जी, सारे लोग हम लोग शामिल हैं। सबसे पहले तो हम अपनी पार्टी की तरफ से इस निर्मम हत्याकांड की निंदा करते हैं। हम लोग पूरे परिवार से मिले, परिवार को हमने अपनी पार्टी की तरफ से संवेदनाएं व्यक्त की और ये बहुत ही दुखद घटना है। हम पहले परिवार की सुरक्षा की मांग करते हैं और इस सरकार से इस बात की मांग करते हैं कि जल्द से जल्द दोषियों के पकड़ा जाए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। योगी सरकार जब से बनी है पूरे प्रदेश में लोग मारे जा रहे हैं, कोई जाति बिरादरी मजहब नहीं बची है जिनके लोग मारे न गए हों। मुसलमान मारे गए, यादव मारे गए, पिछड़े मारे गए, दलित मारे गए और इधर 2 वर्षों से लगातार ब्राह्मण समाज भी बुरी तरह से मारा जा रहा है। एक नहीं सैकड़ों घटनाएं हैं, ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्याएं हो रही हैं, निर्मम हत्याएं हो रही हैं और योगी सरकार यहाँ से सज्जन व्यक्ति योगी आदित्यनाथ की सरकार में सुरक्षित नहीं है। ऐसे ब्राह्मण परिवार के लोग मारे जा रहे हैं। कितने हजारों लोग यहाँ पर उनके दाह संस्कार में मौजूद थे। विधायक जी ने इस बात का ऐलान किया, पार्टी ऐलान कर रही है कि अगर 2-3 दिनों में खुलासा नहीं होता, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। योगी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग करेंगे। हम समाजवादी पार्टी के लोग अब हत्याओं पर चुप नहीं रहेंगे। मैं अपने समाज, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ। आप बताइए किस तरह से हत्याएं हो रही हैं। रविकांत त्रिपाठी की हत्या हुई, एटा में लोग मारे गए, बस्ती में मारे गए, गोरखपुर में मारे गए, देवरिया, बलिया, मऊ में मारे गए, इटावा में मारे गए, मैनपुरी में मारे गए। पूरे प्रदेश में लोग मारे जा रहे हैं और योगी सरकार केवल हाथ पर हाथ धरे बैठी है। हम योगी सरकार के इस कृत्य की निंदा करते हैं। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। योगी सरकार को साथियों से अपील करूंगा कि आपको कानून मंत्री से जाकर पूछना चाहिए कि आपका हवाई जो दावा था क्या हुआ। जिस तरह से केंद्र और प्रदेश की सरकार जुमलेबाज झूठ बोलती है, वैसे उनके मंत्री भी झूठ बोलते हैं। आपको तो मंत्री जी से जाकर सारे मीडिया के साथियों जिन्होंने बयान दिया रहा होगा, पूछना चाहिए कि 24 घंटे में आपने कहा था अपराधी पकड़े जाएंगे, क्या हुआ? अपराधी पकड़े गए? क्योंकि ये इनकी सरकार। लखनऊ से केके न्यूज संवाददाता धीरज तिवारी की रिपोर्ट। हमीरपुर में शराब के नशे में मारपीट और अभद्रता के मामले अक्सर सामने आते ही रहते हैं। इस दौरान एक और घटना सामने आई जहां शराब के नशे में कुछ लोगों ने मारपीट की, जिसे लूट का नाम दे दिया गया। फिलहाल कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भैया, मेरा विनोद कुमार। आपको किसने मारा पीटा? ये बच्चा साहू और ये कॉलोनी में रहता है, लाइट वाला इतना गौरा उसका नाम है। अच्छा, मारा पीटा है? मारा पीटा बंदूक थी उसकी कट्टे की थी, बट्टी में मेरे गर्दन में है मारी, तो धर्मशाला के ऊपर वहाँ पे गिर गया हूँ। फिर मुझे है दावे रहे तो दीवार में पाली बाल की मुझे मेरा चेहरा वगैरह है किस तरह है, एक बटन ऊपर से मारी है तो गिरा। फिर मैं छूट के फिर निकला हूँ, सुबह को आवाज़ दी दिया मैंने, उसके चबूतर में हमको उन्होंने फिर पकड़ लिया। हमीरपुर से केके न्यूज संवाददाता महेंद्र कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद की रहरा थाना पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 3 शातिर आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिनके कब्जे से बने भारी मात्रा में तमंचे के साथ जिंदा कारतूस और शस्त्र बनाने की फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बरामद किए। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक पकड़े गए बदमाशों का आपराधिक इतिहास भी है और यह काफी लंबे समय से इस गोरख धंधे में लिप्त थे। उनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनको जेल भेजा जा रहा है। देखिए, ऐसा है, ये थाना रेरा क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि अवैध शस्त्र फैक्ट्री चल रही है। उसी के क्रम में गिरफ्तारी करके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जा रही है। मैं बरामदगी के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दूं तो इसमें 3 तमंचे हैं 315 बोर के और एक बंदूक है 12 बोर और 17 के करीब अध बने तमंचे यहाँ पर हैं। ये सारा इनका तमंचे बनाने का जो उपकरण है वो बरामद हुआ है। 3 अभियुक्त हैं इसमें जो अरेस्ट हुए हैं। जो मेन एक्यूज है उसका नाम है इस्तेकार, जो मूल रूप से मेरठ का है और देखा जाए तो 2006 से ये इसी काम में ऑन ऑफ लगा रहता है। इसके साथ 2 लोग हैं, हसीन और यामीन, जो दोनों अमरोहा के रहने वाले हैं और इन्हीं के साथ मिलकर यहाँ पर ये
तमंचे का काम और आसपास के क्षेत्र में सप्लाई का काम करवा रहे थे। अभी विस्तृत पूछताछ इसमें चल रही है। हम प्रयास यही कर रहे हैं कि पिछले जो ये बता रहे हैं पिछले 15 दिन में जो एक्टिव हुए हैं तो आसपास कहाँ पर इन्होंने सप्लाई करी हो या कौन कौन इनके संपर्क में आए हो तो उनके ऊपर भी उसी हिसाब से वैधानिक कार्रवाई करी जाएगी। पुलिस ने कैसे सफलता मिली सर इसमें? पुलिस कैसे पहुंचेंगे सर? मुखबिर की सूचना पर जी, ठीक है। ये मिले हैं गन्ने के खेत में। ये इस बात का फायदा उठाते थे कि गन्ने का खेत एक तो दूर से नजर नहीं आता है, दूसरा अगर कोई मशीन या आरी वगैरह चला भी रहे हो तो आवाज बाहर तक नहीं आती है, पत्तों वत्तों में आवाज दब जाती है। इसमें रिलेशन क्या है इसका? जो ये पकड़ गया, जो यहाँ मेरठ का रहने वाला जो मुख्य है, इसका क्या रिलेशन है इसके साथ? अभी तो हमको जितना जानकारी मिली है वो ये है कि बाकी दो ने इसको बुलवाया था अपने यहाँ काम सिखाने के लिए भी और ये सप्लाई करवाने के लिए भी। जो दो हमारे यहाँ के लोकल है वो जरूर ये बाप बेटा क्या है? बाप बेटे ना। ये मेरठ का जो है इसका कोई हिस्ट्री से इतिहास भी है क्या? हम अभी तस्दीक करा रहे हैं। कुछ डिटेल हमको मिल गई है, करीब 7 मुकदमे हमको मिल चुके हैं। कुछ और डिटेल मिलेगी आप लोगों से। कितने रुपए में बेचा करते थे? कौन कौन अपनी किस किस कड़ी तक? वो डिटेल पूछताछ हम आपको उपलब्ध करा देंगे। अमरोहा से केकेडी न्यूज संवाददाता मुजम्मिल हुसैन की रिपोर्ट। राजस्थान के छौड़ों में भारतीय जनता पार्टी नगर देहात और युवा मोर्चा के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ उपखंड अधिकारी कार्यालय परिसर में विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के नेतृत्व में सांकेतिक धरना दिया और कई मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर घनश्याम भार्गव, भूमि प्रकाश गालव, गोकुल गुर्जर, जिला मंत्री मेघराज गुर्जर, पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला उपाध्यक्ष जय नारायण नागर, पूर्व मंडी चेयरमैन गोपाल लाल नागर के साथ कई लोग मौजूद रहे। बल्कि पूरे राजस्थान में इस सरकार ने जनता के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ धोखा किया है। इन मामलों को लेकर हमको एक सांकेतिक धरना देना है। साथ ही अपने क्षेत्र की जो भी प्रमुख समस्याएं हैं जो अभी आपको बताई गई है उनको लेकर भी शासन प्रशासन का ध्यान हमको उस ओर दिलाना है। मैं कह सकता हूं कि प्रजातंत्र में जनता ही मालिक होती है और जनता के हाथ में ही सारी शक्ति होती है। आज हम सब लोगों ने छबड़ा और छिपड़ोद की बेहतरी के लिए और जो हमारा 2 साल का कार्यकाल गुजरा है, इस मुसीबत में हम लोग रह रहे हैं, इसका ध्यान दिलाने के लिए हम सब लोगों ने सांकेतिक धरना दिया है। मेरे से पूर्व वक्ता भी बता रहे थे कि ये हमारा सांकेतिक धरना है। भारतीय जनता पार्टी को इस इलाके में कमजोर नहीं समझे। मौका लगा और मैं तो चाहूंगा कि सरकार को सद्बुद्धि दे और मौका नहीं दे। अगर मौका दिया तो हम इस प्रकार का आंदोलन यह करेंगे कि मैं समझता हूं अपने आप में एक उदाहरण। सभी यहाँ पर जितनी भी प्रमुख मांगे थी वो यहाँ पर बताई, पर मैं जो आने वाली समस्या है उससे आपको अवगत कराना चाहता हूँ। और जो आपने अभी से ही ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से
हम सब लोगों के ऊपर जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल का हिंदुस्तान के सभी राज्यों से ज़्यादा टैक्स ले रही है, इसी प्रकार का और फेल करने जा रही है। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से बाद में ग्रामीण कार्यकर्ताओं से कहता था कि खाद का इंतजाम करके रख लो, बाद में मुझे बताएगी। और आज मैंने सुना है कि राशनिंग कर दी है, एक किसान को 20 कट्टे से ज़्यादा खाद नहीं मिलेगी। अभी खाद की आवश्यकता है, फिर वही सर्दी में लाइन लगेगी, वही डंडे चलेंगे, उसी प्रकार की स्थिति इस सरकार ने बनाई है। दूसरी सबसे मोटी बात है कि ये बिल की रीडिंग नहीं लेते। फ्लैट रेट वालों को तो महीने के हिसाब से पहुंच जाता है, पर बिजली रीडिंग नहीं लेने की वजह से चाहे एग्रीकल्चर कनेक्शन हो, डोमेस्टिक कनेक्शन हो, घर बैठे ही बिल बनाकर किसान के घर पर भेज जाते हैं, आम आदमी के घर पर भेज देते हैं। और उसको कम कराने के लिए चाहे किसान हो चाहे शहर का आदमी हो, उसको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। उसमें भ्रष्टाचार भी काफ़ी होता है, ये सबसे छिपा हुआ नहीं है। इसलिए मेरा ये भी निवेदन है कि बिजली की व्यवस्था को जितना जल्दी हो दुरुस्त करवाएं, और जहाँ लोड ही नहीं है, जहाँ लोड नहीं है, उन फीडर्स पे आप दिन में लाइट दें, गाँव में रात में कई प्रकार की परेशानी का और विशेष करके इस सर्दी का सामना हमारे किसान को नहीं करना पड़े, इस प्रकार का भी मैं सरकार को ध्यान दिलाना चाहूँगा। दूसरा, बिजली के मामले में अब जो चल रहा है और शुरुआत हो चुकी है, राजस्थान में स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। अब ये जो अपने घरों के मीटर है या खेती के मीटर है, ये सब मीटर बदले जाए। राजस्थान से केकेडी न्यूज संवाददाता राजमल मीना की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के फरेंदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा भैंसिया महुआरी टोला में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट में लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरीदा बनकटी भेजा, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। महाराजगंज से केकेडी न्यूज संवाददाता एस खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के कोतवाली क्षेत्र गजरौला के नेशनल हाईवे 24 पर नोबेल पब्लिक स्कूल के पास दो कारों की जोरदार भिड़ंत में मोटरसाइकिल सवार की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गजरौला में भर्ती कराया, जिसके बाद मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई व शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और क्षतिग्रस्त वाहनों को रूट से बचाकर यातायात चालू कराया गया। दिल्ली में रहता हूँ। ये जो अभी कार दुर्घटना हुई है, ये कैसे हुई, इसके बारे में जानकारी। अरे साहब, इनोवा वाले ने पहले से मैंने बैरिकेड के उधर से ही देखा, साइड से मैं बोला साहब गाड़ी ठोक रहे हैं। इतना कहते ही मैंने जैसे वो किया उतने में आके ठोक दिया। वो साहब को चोट लग गई है पेट में, वो उधर कहीं दुकान पे बैठे हैं। साहब किसके साथ थे? साहब तो हमारे साथ ही थे। गाड़ी कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम दिल्ली से आ रहे थे। दिल्ली से आ रहे। कितने लोग सवार थे आपकी कार में? एक साहब थे, एक मैं था, दो आदमी थे। अच्छा, तो जो साहब हैं उनका क्या नाम है? साहब का संजय भट्टाचार्य। कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। किसी कंपनी में जॉब करते हैं? हाँ, फील्ड का काम है साहब का ना। कहाँ जा रहे थे? अंदर मुरादाबाद जा रहे थे, मुरादाबाद से फिर कल बरेली जाते, फिर परसों जो है बरेली से दिल्ली। अभी ये मिस्त्री साहब यहाँ जो दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हुआ इसकी जानकारी? ये गाड़ियाँ आ रही थी ऊपर वाले रोड पर। अच्छा। ऊपर वाले रोड पर आते हुए ये गाड़ी इनोवा पहले इस गाड़ी में लगी, फिर मोटरसाइकिल में लगी। अच्छा। मोटरसाइकिल नीचे आन के पड़ी तो उसके ऊपर से इनोवा पलटी। अच्छा, तो मोटरसाइकिल भी ऊपर वाले रोड पर ही थी? जी। तीनों सवारी ऊपर ही थी? हाँ, तीनों सवारी ऊपर ही थी। अमरोहा के गजरौला से केकेडी न्यूज संवाददाता युवराज राणा की रिपोर्ट।